हरियाणा कृषि पर निर्भर है और इसलिए हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। और जेपी दलाल जी बखूबी जानते हैं कि देश का नारा जय जवान जय किसान, क्योंकि उनके पिताजी फौज में रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि जय जवान का नारा जय किसान इसलिए भी क्योंकि उनकी रुचि जो बचपन में रही वो खेती बाड़ी में रही। और देखिए करिश्मा कहेंगे इसे कुदरत का कि वो कृषि मंत्री भी बन गए। मैंने सही कहा सर? तो पहला सवाल आसान सवाल पूछूं या टफ सवाल पूछूं, हार्ड सवाल? ये ऑप्शन मैं ही दे सकता हूं और कोई नहीं देगा आपको। सारे मुश्किल सवाल पूछिए। मुश्किल सवाल कह रहे हैं सर। सभी लोगों ने सुना होगा अक्सर कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई भी सरकार रही हो, सभी ने कहा कि जब हम आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और बहुत बार आपने भी सरकार के नुमाइंदों से सुना है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूं, लेकिन सर आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। देखिए, किसानों के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और ये दोगुनी करने का विषय तभी आया था। और ये सही है कि पिछले सालों साल से किसानों की हालात अच्छी नहीं है, किसान की आमदनी कम है। और हमारे जो भारत सरकार के डाटा भी आते हैं कि किसान परिवार का एक बच्चे की अगर औसतन मजदूरी लगाई जाए तो उसको 27 रुपये प्रतिदिन मिलती है, जबकि हरियाणा में कोई मजदूरी भी करता है तो उसको 350-400 रुपये मिलते हैं। कृषि जो है कृषक परिवार सम्मान के लिए करता है, इज्जत के लिए करता है, उसको बहुत बार उससे घाटा होता है और सदियों से वो कर्जे में दबा रहा। किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया है तो भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार जो मोदी जी की आई उसने दिया, और उसमें कदम जो कदम उठाने थे उठाए। पहले सबसे पहला काम कि किसी को उसको पूंजी सस्ती दें, साहूकार के चंगुल से निकालें, उसको जो सुविधाएं देनी है खाद का, बीज का, सिंचाई का, बिजली का, वो उपलब्ध कराएं। उसके बाद जो है उसको जो फसल होती है तो उसको जोखिम से फ्री करें, उसके लिए फसल बीमा योजना लेके आए। जब फसल उसकी हो जाती है तो उसको फिर अच्छा भाव दें, मंडियां दें। ये सारे कदम जो हैं हमारी सरकार ने पिछले सालों में उठाए हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम परंपरागत जो कृषि करते हैं, यहाँ जैसे धान का, गेहूं का एक फसल चक्र है, उससे निकल करके फसलों का विविधीकरण करके फसलें खेती के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए पशुपालन है, मछली पालन है, शहद का पालन है, प्रोसेसिंग के काम है, और जो वो हम करते हैं तो उसकी आमदनी बढ़ती है। और हम आम तौर पर मैं आपको बताता हूं कि ये नहीं कहता कि सारे हरियाणा के किसानों की आमदनी बढ़ गई है, लेकिन हर महीने प्रोग्रेसिव फार्मर का मैं सम्मेलन करता हूं, किसानों को इकट्ठे करता हूं और हज़ारों किसान ऐसे पेश करता हूं जो एक एक एकड़ के अंदर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए प्रति एकड़ की उपज पैदा करते हैं, लाभ उठा रहे हैं। और मैं सारे किसानों से कहता हूं कि आप इन हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं इनकी नकल करिए। आप पुराने फसल चक्कर को छोड़ करके जो सरकार की नीतियां हैं, आप बागवानी की तरफ ध्यान दीजिए, सब्जियों की तरफ ध्यान दीजिए, मशरूम की खेती करिए, भेड़ बकरी का पालन का काम है, मछली का काम है, झींगा का काम है। और इस तरह के सारे में आप एक सम्मेलन अलग से करिए। मैं हर वर्ग के 1000 किसान पेश कर दूंगा जो ये कहेंगे किसी ने 1 एकड़ में 2 लाख रुपए कमाया, किसी ने 3 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया। और जब इस सारे किसान इस चीज़ को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर बात दोगुनी की नहीं है, मैं 4 गुनी, 5 गुनी और 10 गुनी। मैं माफी के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं। देखिए कितनी उपलब्धि बता दी हमारे कृषि मंत्री ने, लेकिन यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बीजेपी की सरकार में इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया। सर अब कंटिन्यू रखिए। देखिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में सबको खासियत है, और बहुत सारे सबसे आसान सबसे बड़ा वर्ग है किसान का। और ये भी मैंने कहा है कि किसान की आर्थिक हालात उतनी अच्छी नहीं है, उसको सालों साल से एक्सप्लॉइट करते रहे, कभी कर्जे माफ़ी का नारा दिया, कभी किसी चीज़ का नारा दिया, किसान की हालात नहीं सुधरी। अब किसान के हालात जब कुछ सुधरनी शुरू हुई है तो जो कुछ लोग हैं किसानों के नाम पर वोट लेने वाले हैं, हमारे हरियाणा के अंदर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अच्छी नीति किसान के लिए, सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा मंडियाँ हमारे यहाँ अच्छी चलती हैं, सबसे ज़्यादा फसल हम खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा पेमेंट किसान को अच्छी हम देते हैं, माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी हम देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्यों बैठे 1.5 साल तक? दूसरे प्रदेशों के किसान हमारे ठीक है, कुछ लोग, एक शब्द किसान का ऐसा है कि हर आदमी को सहानुभूति है, किसान की बात आती है, किसान की गरीबी की बात आती है, मैं भी वहाँ बैठने को तैयार होता हूँ।
लेकिन जो लोग बैठे थे, क्या उनका मकसद किसान हित था? उनका मकसद किसान हित नहीं था, उनका मकसद यह था कुर्सी की लड़ाई लड़नी थी। और वो उन्होंने जाहिर भी किया जब किसान मोदी जी ने व्यापक राष्ट्रीय हित में कहा कि जो आपको ऐतराज है हम इनका कानून को वापस लेते हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने? अपनी पार्टियां बनाई। पंजाब में उनका क्या हाल हुआ? एक से एक संगठन था, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में हराएंगे। वो जो कहते हैं कि हम किसानों के मालिक हैं, किसानों ने उनको रिजेक्ट किया है। जेपी जी, बार बार किसान आंदोलन के दौरान ये कहा गया कि किसानों को बरगलाया गया, किसानों को बरगलाया गया। मेरा एक सवाल ये है, क्या वाकई किसान को बरगलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बरगलाए गए, किसान नहीं बरगलाए गए। किसान के नाम से राजनीति करने वाले, किसान के नाम से चौधर करने वाले, किसान के नाम पर चंदा खाने वाले, किसान के नाम से कुर्सी हथियाने वाला लोग थे इसके देश के अंदर। किसान करने वाले 70-80 करोड़ रुपए हैं। और कोई 1 लाख 2 लाख 50 हजार आदमी बैठ के कहें कि हम किसानों के भाग्य विधाता हम हैं, इस चीज को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है किसान आंदोलन की। वो लोग सुगबुगाहट करते ही रहेंगे। वो किसी दूसरी उन पे जो किसानों का हित नहीं चाहते, उनके इशारे पर, उनके चंदे पे, उनकी फंडिंग पे चलते हैं। फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से चुनाव आ रहा है, आता रहे। ये मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हुए थे। उन्हीं आंदोलनकारियों ने कहा था कि सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके भी हम भाजपा को हराने के लिए खुले आए थे। डेंट लगा, हालांकि इतना डेंट नहीं लगा आपको। कोई डेंट नहीं लगा। नुकसान भाजपा यूपी में हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना बिल्कुल नहीं लगा। भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर मैं जिस कम्युनिटी में आता हूं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी कम्युनिटी को मैं शीश झुकाता हूं, किसानों के सामने नमन करता हूं कि उन्होंने रिजल्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे भाग्य विधाता आप नहीं हो, हमारे भाग्य विधाता वो हैं जो पार्लियामेंट में चुन के हमने भेजे हैं, जो असेंबली में चुन के हमने भेजे हैं। ठीक है, किसानों की बात हो रही है तो दूध दही का खाना हरियाणा का इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो चुका है सर, लेकिन वही दूध देने वाली माता गाय आज लंपी वायरस से जूझ रही है और करीब 1900 गायों की मौत हो चुकी है लंपी वायरस से। क्या देर कर दी क्या हरियाणा सरकार ने? नहीं, देखिए ये मानवता के लिए संकट का टाइम है। पहले कोरोना वायरस आया हरियाणा में, फिर कोई टीडी आ गया, कभी बर्ड फ्लू आ गया, अभी हमारे इनके अंदर जो सूअर के अंदर भी बीमारी चली हुई है, और गौ माता के अंदर लंपी वायरस आया। उसकी वजह से गुजरात के अंदर हजारों गौ माता की जान चली गई। राजस्थान में कहते हैं 70-80 हज़ार गौओं की जान चलेगी, मैंने वीडियो भी देखी है सड़कों पे। पंजाब में भी कहते हैं 30-40 हज़ार की। जब हमें सूचना मिली, असेंबली चल रही थी, और उसी वक्त हमने कहा कि हम इसको दवाई को हमने पता किया कि इसकी कोई वैक्सीन है, इसकी गौ माता की कोई वैक्सीन नहीं थी। फिर हमने साइंटिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि जो गोट पॉक्स है उसकी वैक्सीन इस पर कारगर है, और हमने उसकी परमिशन ली भारत सरकार से। वैक्सीन को 2 कंपनियों से था। पहली बार मैंने मंत्री बनने के बाद कानून कायदे से बाहर वैक्सीन खरीदी है, वरना टेंडर लेते 15 दिन लगते, 20 दिन लगते, महीना खरीदते। हमने मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मैंने स्पेशल परमिशन ली कि ये वैक्सीन जरूरी है, टेंडर प्रक्रिया को रद्द करके और वैक्सीन लेने दी जाए। हमने एयरलिफ्ट की। हरियाणा में 19 लाख गौवंश है, 16.5-17 लाख की आज तक वैक्सीन कर चुके हैं। 1 लाख गाय बीमार हुई हैं, उनमें से 75-76 हज़ार रिकवर कर चुके हैं। 24-25 हज़ार आज के दिन भी गौ माता इससे संक्रमित हैं। और हरियाणा में जितने भी प्रदेश हैं 2100 के आसपास गौवंश का प्राण त्यागे हैं। मैं उसके लिए माता से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते थे हमने किया है। गाइडलाइन जारी की, मेले लगाने बंद किए, पशुओं का आना जाना बंद किया। डिप्टी कमिश्नर को कहा कि भाई जो को है इनका दाह संस्कार आप उसमें करें। किसानों को कहा लाल दवाई वगैरह छिड़के, मच्छर मक्खी को मारें। जो जो कर सकते थे हमने किया है। और मुझे इस बात का संतोष है कि सारे देश के अंदर 8-10 प्रदेशों में हरियाणा का प्रबंधन, वो आपके पास डाटा है, औरों से बेहतर रहा है। जी जेपी दलाल जी, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह, क्योंकि आप लोहारू विधानसभा से आते हैं और आप देखिए जब आपका चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि मैं टील तक पानी पहुंचाऊंगा, और उसमें बहुत एफर्ट्स किए और वाकई में वहां पर पानी भी पहुंचा है। लेकिन एक अभी जरूरत है बहुत सारे इलाके को जो SYL के पानी का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, केंद्र में भी आप है, हरियाणा में भी आपकी है, अभी 2 बार आपको मौका मिला। ये SYL का पानी कब तक मिल पाएगा किसानों को? देखिए SYL हमारा लिए जीने मरने का सवाल है।
दक्षिण हरियाणा में 800 700 फुट पानी चला गया। मेरे क्षेत्र के अंदर भी ऐसे गांव हैं जहां भूजल समाप्त हो गया, टेल पे पानी जाता नहीं। और मैं ये स्वीकार करता हूं कि पुरानी सरकारों में क्षेत्रवाद की नीतियां थी, भाई भतीजावाद की नीतियां थी। सत्ता में यहाँ का एमएलए है तो इसको पानी ज़्यादा दे दो, मंत्री यहाँ का तो इसको ज़्यादा। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिल्कुल जो है जहाँ जिसका हक बनता है उस हिसाब से पानी दो, और उसी का परिणाम है कि अब दक्षिण हरियाणा के अंदर जो चाहे नांगल चौधरी तक है, लोहारू तक है, बारडा है, पानी जा रहा है। जितना चाहिए उतना नहीं जा रहा। लेकिन पानी हमारे पास अपना स्रोत नहीं है। हरियाणा में 2 ही जगह से पानी आता है, या तो WJC से या भाखड़ा से। और भाखड़ा नहर से जो पानी आना चाहिए उसके अंदर मिट्टी भी भर गई, उसकी कैपेसिटी भी कम हो गई है। और कई बार जो मैं कहता हूं कि जो एसवाइल बननी थी हरियाणा में बन गई थी, और पंजाब में भी उसका 80-90% मिट्टी का काम हो गया था। दुर्भाग्य देखिए इस देश की राजनीति का कि उस नहर को ख़त्म कर दिया गया, ज़मीन किसानों को वापस दे दी गई। हमारे जो 100 करोड़ रुपये थे उसका चेक काट के वापस दे दिया जाएगा। पानी है, हवा है, ये जंगल है, ये देश के तो संसाधन दिल्ली हैं। पर दबाव बनाइए ना, अब तो वहां भी देश के संसाधन आप हैं। पानी देते हैं मैं एक दिल्ली चीज को। कहता हूं, इससे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार बार, अब भी 2-3-4 दिन पहले कहा है कि आप इसको काम करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि मान लिया कि पंजाब के पास कम पानी है, आप इस नहर को तो बनाइए। कई बार ऐसा होता है जब आपके पास पानी अतिरिक्त हो तब दे दे, लेकिन ये एक मुद्दा पूरा मैं कहता हूं कि राजनीतिक बना रखा है। और मुझे उम्मीद थी कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, केजरीवाल जी मेरे भिवानी जिले के रहने वाले हैं, मेरे खुद के विधानसभा के हैं, वहाँ के किसानों में एक उम्मीद थी कि हाँ हमारा आदमी आ गया है और न्याय करेगा, धरती पुत्र है। लेकिन जिस चालाकी से बातों को घुमा रहे हैं, अब केजरीवाल जी कहते हैं मैं इंडिया को तो नंबर 1 बनाऊंगा। लोग पूछते हैं इसराइल का बताओ, कहते हैं फार्मूला बताऊंगा मोदी जी को। अरे फार्मूला क्या बताना है, तो नहर के काम शुरू करवा। बुला लीजिए चाय पे, उन्होंने कहा तो एक चाय पे बुला लीजिए, मैं बता दूंगा फॉर्मूला। चाय पे मैं कहता हूं किसान बैठे हुए हैं, लोगों को झूठ बोल के चाय से पानी का समस्या हल हो जाएगी। हम तो उसको लड्डू पे बुला लेंगे, चाय पे नहीं। आप बताइए नहर का काम शुरू करवा दीजिए। पानी का हरियाणा को मिलेगा, लोहारू को मिलेगा, भिवानी को मिलेगा, तो सारे किसान उसको, मैं वायदा करता हूं कि पूरे लाखों किसानों के द्वारा उसका सम्मान कराऊंगा। वो नहर का काम तो शुरू करवाएं। उसके मंत्री कोई कहता है कि हमारे पास कोई पानी है ही नहीं, कोई उसका मंत्री कहता है कि हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे पास फार्मूला है कि मुझे चाय पे बुलाएं तब मैं वो फार्मूला दूंगा। इस तरह से नहीं होता। ये चीज़ें गुमराह करके इस देश के राजनेता मूर्ख बनाते रहे, लेकिन हरियाणा का किसान मूर्ख नहीं है, सब चीज़ देख रहा है। आज का वोटर, आज का नागरिक हर चीज़ को समझता है, और इनको ये गलतफहमी है कि यहाँ झूठ बोल के गुमराह करके वोट ले लेंगे। हरियाणा का किसान इनको नतीजा दिखाएगा। सर एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह आपने वोटर का जिक्र कर दिया तो मेरे समझ में आ गया कि मिशन 2024 सुगबुगाहट हो गई है। बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव भी होंगे और राज्य सरकार के भी चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी आ रही या जाएगी? ऐसा है, ये सवाल आप किसी आम नागरिक से किसी से पूछ लिए, पूछने की जरूरत अभी विपक्षी नेता कहें गई बदलाव नहीं। विपक्षी कौन है? अभी आए थे, अभी बीबी बत्रा जी आए थे, बत्रा जी की कुंडू जी आए थे। बत्रा जी की पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस बचाओ यात्रा शुरू कर रखी है। कांग्रेस में चुनाव हुए हैं, हर रोज उनका एक तरफ छोड़ के भाग जाता है। पहली बार है ये परिवारवादी पार्टी को पार्टी के अंदर से ही चैलेंज कर रहे हैं, उसके चुनाव प्रक्रिया को चैलेंज कर रहे हैं। पहला चुनाव कांग्रेस में ऐसा करा रहे हैं कि जिसके अंदर वोटर लिस्ट नहीं पता चुनाव हो रहा है, और वो कौन, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट तो दिखा दीजिए। ये लोकतंत्र के अंदर जो खिलवाड़ किया है लोग इसको समझते हैं, और ये जो आजकल यात्रा चल रही है सिर्फ अपने परिवार को बचाने की यात्रा है। और जो इन्होंने घपले कर रखे हैं कोर्ट से बचने के लिए, हो क्या रहा है, जिस दिन ईडी का नोटिस आता है उस दिन महंगाई याद आ जाती है। जिस दिन ईडी का बुलाने के लिए आ जाते हैं उस दिन 150 आदमी इकट्ठे करके वहाँ दिल्ली में कहते हैं महंगाई होगी, सिलेंडर महंगे हो गए। इनको, इस देश को मैं कहता हूँ 1947 में आजाद हुआ, महंगे तो हुए ना, अगर उस वक्त सर महंगे तो हुए ना सिलेंडर। इस देश में उस वक्त काम शुरू हो जाते, छोटे छोटे देश सिंगापुर, हांगकांग, दुबई जैसे हमारे से आगे तरक्की निकल के, इस देश का नुकसान इन्होंने किया है। माफ़ी मांगनी चाहिए। इस देश का किसान गरीब है तो इनकी नीतियों की वजह से है। इस देश की
धरती चीन ने कब्जा किया तो इनके नेताओं की वजह से है। और आज भी ये समझते हैं, इनको गलतफहमी है कि इस देश पे शासन करने का अधिकार एक परिवार को है। ये जनता किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। ये अब डूबता हुआ जहाज है, टुकड़े टुकड़े होती हुई पार्टी है, इनको डूबना ही डूबना है। ठीक है जेपी जी, आप कांग्रेस को तो कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है, दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनौती है? आम आदमी पार्टी तो पैदा ही नहीं हुई जी, झूठ बोल के पैदा हुई थी, नाना जी के आंदोलन पे पैदा हुई थी। आपको सारा पता है, आम आदमी पार्टी का एक भी एमपी नहीं है। वो कहता है मैं मोदी जी को चैलेंज करूंगा। ये तो ऐसी बात होगी जैसे हमारे बबीता फोगाट आए और गांव की लड़की कहे कि मैं इससे कुश्ती लड़ूंगी। जो आज 300 से ज़्यादा एमपी है बीजेपी के, आम आदमी ने पहले लोकसभा में एमपी नहीं बनाया, कहता है जी मोदी जी को चैलेंज तो मैं ही करूंगा। नहीं, वो एग्जाम्पल दे रहे पंजाब का कि संगरूर में हम जीते 2019 में, फिर देखिए 2022 में सरकार बना दी, आदमपुर में मौका दे दीजिए, हम बना देंगे हरियाणा में सरकार। आम आदमी पार्टी ये सही है कि कांग्रेस को खत्म करने में आम आदमी पार्टी कहीं कहीं सक्षम है, जहां तो फिर वो आपकी टीम बी तो नहीं है, क्योंकि आपने नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत। हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये जरूर है कि कांग्रेस को हराने में सक्षम हो जाती है, अकेले जहां सब सीधा मुकाबला। आपका काम आसान हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत का हमारा काम जनता की सेवा करना है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है, सत्ता के लिए नहीं, हम राजा नहीं हैं, हम राजशाही नहीं हैं, हम सेवक हैं। हमें अपने मालिकों की, किसान मजदूर हमारा वोटर हमारा मालिक है। लोकतंत्र की ताकत यही है। इस देश की व्यवस्थाओं ने इतने सालों तक हुआ क्या है, कुछ परिवारों ने वोट लेके कब्जा कर लिया, आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचा, उनके रिश्तेदारों को, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश की संपदा को लूट लिया। आज पहली बार है कि हर आदमी, गरीब आदमी को सीधा फायदा होता है। और इन लोगों को, कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आता कि भाजपा को वोट आता कहाँ से। भाजपा को वोट जो सीधा फायदा मिलता है गरीब आदमी को, शासन में जो उसको नीतियों का फायदा मिलता है, इसलिए आता है। चलिए सर, जेपी दलाल जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप तो बहुत लंबे वक्त से, आपने तो राजनीति को बहुत करीब से देखा, बंसीलाल परिवार का राज। अब आपने देखा कि पिछली बार जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन अब सहारे की जरूरत है, गठबंधन से चल रहा है। अब आप कह सकते हैं, जो दर्शक हमारे लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, कि बीजेपी 2024 में हरियाणा में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी या सहारे की जरूरत होगी? देखिए, जब तक आप 51% वोट नहीं ले सकते तो विरोधी इकट्ठा होकर के आपको चैलेंज कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये है कि 51% को क्रॉस करें, ताकि कभी भी हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। हाँ, अब तक लोकतंत्र में माइनॉरिटी से 34%, 40%, 38% पे शासन करते रहे, सीटें आती रही, लेकिन सच मायने में हमारी कोशिश ये होगी कि हम 51% वोट लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी दलाल कृषि मंत्री हैं, मेरी नाम राशि, और बड़े जोश के साथ, जैसे मैं जोश के साथ एंकरिंग कर रहा हूं, उसी जोश के साथ इन्होंने भी जवाब दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।